द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, इंडियन पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किया होगा, तो पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज संसद। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। नोन एज संसद। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट इज टू, पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन? मेक्स लॉ, इज टू मेक्स लॉ। और द पार्लियामेंट ऑफ हैज also has two houses like in Indian parliament। और किस पार्लियामेंट की दो वो है, ब्रांचेस है? बताइए जल्दी से। और किस पार्लियामेंट की, और कहाँ के पार्लियामेंट की मतलब पूछ रहा है। जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे और किस देश में, किस कॉन्टिनेंट में ऐसा है? बता दो। इंडियन पार्लियामेंट की तरह और किस देश के पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं? एनी गैस? मैम लोकसभा। बच्चे वही तो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा जो दो हाउसेस हैं भारतीय संसद में, वैसा और किस देश में है? किस पार्लियामेंट में? द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए है, रशिया है, कहाँ के पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट जैसा है वैसा और कहाँ पर है? यही तो मैं पूछ रही हूँ, और कहाँ पर है बताइए। इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करेंगे। फिर है वाई द ट्रैफिक पुलिस स्टॉप द व्हीकल्स, मतलब ट्रैफिक पुलिस क्यों स्टॉप करता है? कोई कारण होगा ना, उसके पास कोई अधिकार होंगे, किसी कारण से वो स्टॉप करेगा जाते हुए आपको। Who would be the benefited by not breaking the, और जो लोग रूल्स नहीं तोड़ते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है? हेलो, तो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने किए हैं, इसके बाद तीसरा ये क्वेश्चन जो है, इसको भी हम यहाँ पर हमें मिलेगा, अदरवाइज आप फाइंड आउट करके लाएंगे। मुझे चाहिए इसका आंसर, अभी करके बता सकते हैं तो थोड़ी देर में फाइंड आउट करके बताइए, और नहीं तो टाइम से बताइएगा। The Constitution of India guarantees to all citizens equality before law. This means all the citizens are considered equal before the law of the land. There will be no discrimination on any basis. Law apply to all citizens and in the same manner. जो संविधान है भारत का, वो इस बात की गारंटी लेता है कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, यानी कानून के सामने सभी बराबर हो, इस बात की गारंटी आपको संविधान देता है। इट मीन्स जो सिटीजन्स हैं वो सभी कानून के सामने, लॉ ऑफ लैंड जो है, कानून की जो भूमि है, वहां पर सभी समान है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लॉज अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स एंड इन द सेम मैनर, जो कानून है वो सभी के साथ एक जैसे तरीके से, ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री और उसने खून किया तो उसको वो सजा नहीं मिलेगी जो एक आम जनता को मिलती है, ऐसा नहीं। अगर वो भी
वो उसने अगर कुछ गलत काम किया तो वही सजा का प्रावधान उसके लिए भी है जो एक आम नागरिक के लिए होता है। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, इसी को रूल ऑफ लॉ कहा गया है, इसी को रूल ऑफ लॉ कहा गया है। Then the monarch has the supreme power over the kingdom in a monarchy। जहां पर राज्य तंत्र होता है वहां का जो राजा होता है उसका अपने राज्य पर पूरी तरह से शासन होता है, वो वहां का मुख्य व्यक्ति होता है। However, in the rule of law, उसी तरह जो कानून होते हैं, जो कानूनों का नियम है, the law is supreme, वहां पर कानून सबसे ऊपर होता है and is considered more important than the people in power। उन लोगों से इम्पोर्टेंट होता है कानून जो शक्ति में है, जो लोग शक्ति में है, यानी जो सरकार है आपकी, जो आप पीपल पावर, पीपल इन पावर का मतलब है जिन लोगों के पास शक्तियां हैं या जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे भी ऊपर आपका कानून होता है। The president, prime minister, minister are not exempted from these law despite their position। ऐसा नहीं है कि ये अपने पद की वजह से कानून के सामने इन्हें कोई छूट मिल सकती है या ये बच सकते हैं कानून की नजर से, ऐसा नहीं है। एवरीवन वुड बी बाउंड बाय द सेम लॉ, सभी को एक कानून के साथ बंधना होता है, यानी गलत करने पर जो सजा का प्रावधान कानून में दिया गया है वो सबके साथ होगा, चाहे आप प्रेसिडेंट हो और चाहे आप एक सड़क पे रिक्शा चलाने वाले हो, रिक्शा ड्राइवर हो। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का प्रभाव बताया जा रहा है। During the time of British Indians suffered because of the lack of fair law। जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें जो हम भारतीयों ने जो भी कुछ सहा वो क्या था, लैक ऑफ फेयर लॉ, जो कानून थे वो सही नहीं थे, इसलिए हमने बहुत कुछ सहन किया। द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द इंजस्टिस, और जो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, फॉर द इंजस्टिस, वो इसी अन्याय के लिए हुए, एंड अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उनके द्वारा की जा रही अनफेयर प्रैक्टिस के लिए हुए थे। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, प्लीज माइक ऑफ रखिए, जो 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग था उसमें जो नेता थे उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ने भारत के साथ, भारतीय लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो गलत किए हैं, वो झूठे वादे हैं। जो प्रोटेस्ट है उनके खिलाफ लोगों ने विरोध किया। द आर्बिट्री लॉ ऑफ द, आर्बिट्री मीन होता है मनमाने, ठीक है, अंडरलाइन कर देना, आर्बिट्री का मीनिंग कर लेंगे। आर्बिट्री लॉ जो है ब्रिटिश के, जो मनमाने ढंग से उनके जो कानून है उनके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया उनका। The Indian society was caste ridden before India gained freedom। और जब भारत को स्वतंत्रता मिली उससे पहले जो भारतीय समाज था वो जाति में बंधा हुआ था, कास्ट रिडन था। The British made attempt to introduce social reform, बट जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि सामाजिक सुधार करना चाहते थे, बट इंडियन सोसाइटी was not ready to accept them। और जो भारतीय समाज था वो इस बात को लेकर रेडी नहीं था कि जो उस वक्त की जाति प्रथा थी, शायद अगर ब्रिटिश उसको रिमूव कर पाते, रिफॉर्म कर पाते तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था ही खत्म हो जाती, बट एज अ इंडियन हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया। प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों के ऑन है, एज यूजुअल वो 2-4 होते हैं जिनके ऑन होते हैं। और स्क्रीन देखने से अच्छा होता है कि हम अपनी बुक को देखकर समझा करें तो आपको ज्यादा कंटेंट समझ में आएगा। आपको ये पता होता है यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने से कि मैम कहाँ पर पढ़ा रही हैं, ठीक है, या कभी कोई कहीं बाहर है, नहीं बुक है उसके पास, तो चलिए एक एक्सक्यूज है, बट आप अपनी बुक पर देखकर जब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आप कान से सुन रहे होगे, उसको रीड कर रहे होगे। और आप स्क्रीन पे ऐसे बैठ जाते हो, देखा करते हो, तो फिर आपको बस वही एक कहानी सुनने आ जाते हो सुबह सुबह। मैम, यस मैम जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका कनाडा होगा। मुझे ये ऐसे नहीं बता रही, इसमें बताया जा रहा है कि द पार्लियामेंट, द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस, हो गया ये, दिस एफर्ट टू एंड द सोशल इविल। और ये एफर्ट जो था
अगर वो रिफॉर्म करते तो सामाजिक बुराइयों का अंत हो जाता, बहुत कंसीडर्ड एज अ इंटरफेरेंस, सामाजिक बुराइयों का अंत होता, बट उसको सोशल और रिलीजियस जो हमारा ताना बाना है उसमें भारतीय सामाजिक और धार्मिक ताने बाने में उनका इंटरफेयर समझा गया। किसका? ब्रिटिश का। प्लीज किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। तो उसके बाद एंड इवेंचुअली लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, और 1857 का रिवोल्ट हुआ। देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन, भारतीयों की दो समस्याएं थी और हैं अकॉर्डिंग टू मी। अभी भी कह रही हूँ किसी का माइक ऑन है, चेक इट। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश एंड बीइंग ट्रीटेड इनइक्वली बाय द अदर एफ्लुएंट पीपल ऑफ इंडिया। भारतीयों की दो समस्याएं रही हैं जो बड़ी, कि जो भेदभाव था ब्रिटिश के द्वारा, पहला तो भेदभाव था ब्रिटिश के द्वारा और दूसरा था बीइंग ट्रीटेड इनइक्वली बाय द अदर एफ्लुएंट पीपल ऑफ द इंडिया। जो भारत के कुछ शक्तिशाली, कुछ समर्थ, उच्च व्यक्ति थे, उनके द्वारा किया जा रहा असमानता का व्यवहार जो था वो भी भारतीयों की समस्या रहा है। तो ये आई थिंक आज भी है, बस तब ब्रिटिश थे और आज समाज में होता है, बस कुछ हद, कुछ क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। देन The makers of the constitution understood these problems and sought to ensure that, और जो संविधान बनाने वाले उन्होंने इस समस्या को समझा और इसको सॉल्व करने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो पीपल डिड नॉट हैव टू फेस अनइक्वल ट्रीटमेंट, भारतीयों को असमानता का व्यवहार नहीं झेलना होगा, उन्हें नहीं फेस करना पड़ेगा बाय अदर एंड सम सेम रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड अनट्रीटमेंट इक्वल बाय अदर्स, किसी दूसरों के द्वारा समानता का भाव नहीं करना पड़ेगा। एंड और वही चीज उन्होंने जो कानून बनाए उसमें भी लिखा, जो सेट ऑफ लॉ बनाया गया, रूल एंड सेट ऑफ लॉ बनाया गया, उसमें भी किया कि वर बाइंडिंग ऑन द पीपल एज वेल एज द अथॉरिटीज, कि सभी व्यक्ति चाहे वह कोई अथॉरिटी हो या सामान्य व्यक्ति है, वो उसके साथ समानता का व्यवहार होगा, वो कानून के सामने समान होगा। ये इतिहास की बात थी। दिस वुड इंश्योर द सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर, और ये था, इस बात को ये सुनिश्चित किया गया कि एक हमें सुरक्षा कवच दिया गया, जो शक्तियों का मनमाना उपयोग था, शक्तियों का मनमाना यूज करने का तरीका था, उसको करने, उसके खिलाफ हमारे पास ये सुरक्षा कवच था कि कानून लिखा गया, कानून बनाए गए। आर्बिट्री ब्रिटिश लॉ क्या थे? जो मनमाने ब्रिटिश लॉ थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया मेड many repressive law। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत की, उसने बहुत सारे रिप्रेसिव लॉ बनाए थे, दमनात्मक कानून बनाए हुए थे। द सेडिशन एक्ट, सेडिशन माने था राजद्रोह, passed by the British legislature in 18। Excuse me, ma'am. Yes, राजी बोलिए। मैम आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है? मनमाना। इतनी देर से कितनी बार तो मैंने वर्ड बोला आप लोगों को कि अंडरलाइन भी कर दो, मनमाना होता है मैम आर्बिट्री मींस मनमाना। 244 पेज नंबर पे है। 244 पर भी वही लिखा है आर्बिट्री, और यहाँ भी वही लिखा है आर्बिट्री। ओके मैम। स्पेलिंग आप मिलाकर देख लो।
मैंने तुरंत वहां पे जब आर्बिट्री पढ़ा था वहीं पे मैंने कहा इसे अंडरलाइन कर दो, इसकी मीनिंग बता दी जाएगी। तो जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर था ना 1870 का, उसने इस बात को एम्पावर्ड किया कि ब्रिटिश टू इम्प्रिजन एनीवन विदाउट द फ्री ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, जैसे अगर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो पहले उसका एक यहाँ पर फ्री ट्रायल होता है। कहते हैं कि जेल भेजने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है, एक सजा के अकॉर्डिंग उसको जेल भेजा जाता है, ठीक है। बट उस वक्त था कि बस जेल में भेजना है बिना किसी फ्री ट्रायल के, बिना किसी प्रारंभिक जांच पड़ताल के, आपको उसको फ्री ट्रायल कहा गया है। यहाँ पर फ्री ट्रायल आज भी होते हैं, पहले व्यक्ति के साथ पूरी तरह जांच पड़ताल होती है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो ही उन्हें हिरासत में लिया जाता है, रखा जाता है, नॉर्मल लॉकअप में रखते हैं, बट उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसके खिलाफ आपके पास सबूत होने चाहिए कि हाँ ये पर्सन दोषी है। बिना किसी फ्री ट्रायल के किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता है। तो उन्होंने बस उस पर शक होता है जब तक के लिए, शक के आधार पर आप किसी को जेल पर नहीं डाल सकते हैं। अगर आप कहते हो कि हमें इस व्यक्ति पर शक है तो उसके लिए आपको सबूत देना होगा। हाँ, अगर आपको शक है और आपको है कि हो सकता है ये मुझे मार दे, तो आप उसके खिलाफ पुलिस में बताओगे और वो उसे तब भी जेल में नहीं रखेंगे, वो उसे अपनी निगरानी में रखेंगे। आप देख सकते हो कि कभी कहीं पर अगर सीन मिलता है, देख सकते हो, तब उन्हें लॉकअप में नहीं बैठाया जाता है, तब उन्हें बाहर एक चेयर पे पुलिस स्टेशन में बैठा दिया जाता है, बिकॉज रीजन यही होता है कि ये पुलिस की निगरानी में थे। अगर शक है किसी व्यक्ति को, शक के बिना पर उसे पकड़ा गया, ठीक है। बस एक अगर किसी को जान बचाने के लिए कि ये मेन गवाह है, इसको मार दिया जाएगा, शक है उसे, वो कहता है, तो फिर उसको सुरक्षा देने के लिए ऑब्वियस सी बात है वो तो पुलिस करेगी, बट बिना किसी गलत आपके पास सबूत नहीं है कि किसने क्या किया, आपने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बेटर नहीं है, ठीक है। तो बिना ट्रायल के 1870 का जो इनका लेजिस्लेचर था, जो कानून बनाया था इन्होंने, उसमें था बिना किसी फ्री ट्रायल के जेल में डाल दिया जाएगा। एनीवन हु क्रिटिसाइज, किसको डाला जाता था? जो आलोचना करेगा, एग्जिबिटेड डिसअफेक्शन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपना डिसअफेक्शन दिखाएगा। डिसअफेक्शन विरोध दिखाना, अफेक्शन नहीं होता है स्नेह दिखाना, चापलूसी एक तरह से आप ले सकते हो। यहाँ पर जो उनके जैसे आज के समय में है, मान लीजिए अगर एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट मैं हूं और आप मेरे से डिसअफेक्ट रहते हो, मेरे प्रभाव में नहीं हो, तो मैं आपको सजा दूं, वो चीज थी, ठीक है, जो आज नहीं है। आज आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ डिसअफेक्शन रख सकते हैं, आपके पास पॉइंट होने चाहिए। क्रिटिसाइज करोगे तो आप बता सकते हो कि हाँ क्या रीजन है हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचनाएं होती हैं आप सुनते हो, तो क्यों? क्योंकि आज अधिकार है लोगों को बोलने का, तब नहीं था। ये यहाँ से ये बताया जा रहा है। फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज पनिश्ड, और तब ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, वो पनिश करती थी उन लोगों को। फिर रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जिसमें ब्रिटिश ने भारतीयों को जेल में सिर्फ शक के आधार पर डालना शुरू कर दिया था। Punishment could be given without any trial by court of law. कोर्ट में, अदालत में किसी कानून के आधार पर उनको जेल नहीं भेजा जाता था, उनको शक के बिना पर सिर्फ जेल में डाल दिया जाता था। Both sedition and the Rowlatt Act were widely protested by the Indian nationalists and the people. और इसका पूरे देश में लोगों के द्वारा विरोध किया गया। In one such protest against the Rowlatt Act, 13 April 1999, the General Dyer opened fire on the people who had gathered in Jallianwala Bagh in Amritsar. The massacre of the men, women and the children was widely protested in India and was evenly criticized by the British government. रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही प्रदर्शन करने के लिए जो जलियांवाला मास्कर हुआ था वो हुआ था, तब लोग वहां पर इसी के खिलाफ मीटिंग करने के लिए कलेक्ट हुए थे कि ये जो सरकार कर रही है गलत है। तो सब लोग वहां पर इसी बात की मीटिंग के लिए कलेक्ट हुए थे, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और कितने लोग मारे गए, और वो रॉलेट एक्ट और सेडिशन एक्ट के खिलाफ वहां पर मीटिंग करने गए थे, और जिसकी पूरे भारत में
पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना की गई। देन मेनी लॉयर्स फॉट फॉर द केस फॉर फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में बहुत से लॉयर थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। जो लॉयर एज अ वकील जिन्होंने कोर्ट में लड़ाई की वो थे CR दास, सैफुद्दीन किचोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, few lawyers who represented the people of India and the cause of nationalism। इनमें से ये जो लोग हैं इन्होंने भारतीय जो लोग थे उनको वहां की कोर्ट में प्रेजेंट किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोर्ट थी उसमें प्रेजेंट किया, और एंड द कॉज ऑफ द नेशनलिज्म, और स्वतंत्रता के कारण बने। Various injustice of the British were highlighted by them during the court trials। और कुछ इनमें से उनके जो अन्यायपूर्ण तरीके थे उनको हाईलाइट किया गया उनके द्वारा उनके कोर्ट ट्रायल में। Laws were not expected to be fair। जो कानून थे वो सही नहीं थे, ये बात बताई गई। And just to all as against the earlier law। और जो उस वक्त के प्रारंभिक छोटे छोटे कानून थे उनके खिलाफ थे वो, यानी जो भारतीय थे उनके भी कुछ कानून थे उनके खिलाफ थे ब्रिटिश के लॉ। दैट वर सिंपली इम्पोज्ड ऑन द पीपल। जिनको बहुत अच्छे तरीके से भारतीयों के ऊपर लगाया गया था उनको बताया गया कि ये गलत है। एंड वर डिवॉइड टू जस्टिस एंड इक्वालिटी। डिवॉइड को अंडरलाइन कर दीजिएगा। डिवॉइड है जस्टिस और इनइक्वालिटी, न्याय और समानता के राह में, ये डिवॉइड है, इसको मीनिंग बता दूंगी। फिर है आपका मेकिंग अ न्यू लॉ। जब कानून नए बनाए गए उसके लिए लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम न्यू सिचुएशन। जो कानून है वो नई परिस्थितियों में उनका जन्म होता है। नीड्स विच में अराइजन इन सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जैसे समाज बनना शुरू होता है वैसे समय के साथ कानून भी बनते जाते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। अ न्यू लॉ कैन बी प्रपोज्ड बाय अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और जो कोई भी कानून है वो किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह, संसद में जो लोगों का समूह होता है उसके द्वारा कोई भी कानून प्रपोज किया जाता है। अ प्रपोजल फॉर द न्यू लॉ इज कॉल्ड बिल। और जो कानून बनते हैं उन्हीं को बिल कहा जाता है। अब इतना तो दिमाग में रख लेना, जो किसान बिल सुनते रहते हो वो किसान कानून है। The transformation of the law to bill generally take a long time। किसी कानून को बिल से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिल, जो बिल बनता है, टू लॉ जनरली टेक अ लॉन्ग टाइम, उसको बहुत लंबा समय लगता है। बिल से लेकर कानून बनने तक के बीच का जो सफर है वो बहुत लंबा होता है। अभी किसान बिल बना है जिसके लिए विद्रोह हो रहा है। अब जब ये विद्रोह खत्म हो तब फिर वो कानून बन जाएगा। जब वो लागू हो जाए, लोग उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे उस पर, तब वो कानून बन जाएगा। देन द लॉ आर मेड आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन एंड डिलिबरेशन। और जो कानून होते हैं वो बहुत प्रॉपर डिस्कशन और डिलिबरेशन के बाद होते हैं। वाद विवाद, सारे क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ होने के बाद ही किसी बिल को कोई कानून बनता है, कोई बिल बनता है। द डिस्कशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। और कोई भी बिल समर्थन में बनता है जब लोग उसके लिए ज्यादा मेजोरिटी में उसके समर्थन में होते हैं, उसके पक्ष में होते हैं, तभी कोई कानून बनता है। देयर इज टू कैटेगरीज ऑफ बिल। दो तरह के बिल होते हैं, दो तरह के कानून बनते हैं। एक ऑर्डिनरी, एक साधारण बनता है, और एक धन विधेयक बनता है। बिल को हिंदी में विधेयक भी बोला जाता है, धन विधेयक कहते हैं इसे। ठीक है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। या अब आप कानून समझ सकते हो, विधेयक है वर्ड, ओके, बिल को यहाँ पर। तो इसको आगे हम कल पढ़ेंगे, बाकी आप लोग इसे पढ़कर आओगे और बताओगे। ओके, आगे आपको इसे पढ़ना है और बताना है। और जो वर्ड मीनिंग है बुक से भेजूंगी वो तो करनी होगी आपको, बाकी आपकी जो कॉपी बुक पर लिखी हुई है वो भी आप कर लीजिएगा।